अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महिलाओं में मासिक खुलकर ना आने को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है और ऐसी बहुत लेडीज़ हैं, मैरिड अनमैरिड, जिनको खुलकर मासिक नहीं आता है। मासिक खुलकर या पीरियड खुलकर वक्त से ना आने की वजह से उनको स्किन प्रॉब्लम भी होती है, कमर में बहुतों के दर्द भी होता है और कई बार पीरियड आने के वक्त उनको बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, पेट भी फूलता है, गैस भी बनती है, खाना भी अच्छा नहीं लगता है, मिजाज बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उन लेडीज़ों के लिए ये नुस्खा मासिक की खराबी का इलाज। काले तिल, तिरकुटा और भारंगी तीन तीन माह से लेकर इनका काढ़ा बना लो। उसमें गुड़ या लाल शक्कर मिलाकर सवेरे शाम पीने से मासिक धर्म होने लगता है। अगर मासिक धर्म ठीक से नहीं आता है ना, खुलकर नहीं आता है, जो मैंने आपको शुरू में जो बताया, उनके लिए ये नुस्खा आप तैयार करें, इस्तेमाल करें और अपना इलाज खुद घर पे करें। अगला नुस्खा मासिक की खराबी को जिनको है उनके लिए। जिन स्त्रियों का पुष्प जवानी में ही नष्ट हो जाए, रजोधर्म बंद हो जाए, उन्हें चाहिए कि इंद्रायण की जड़ सिल पर जल के साथ पीसकर छोटी उंगली समान बत्ती बना लें और उस बत्ती को योनि या गर्भाशय के मुंह में रखें। इस नुस्खे से कई दिन में खुलकर रजोधर्म होने लगता है। मैं समझता हूं कि बात आपकी समझ में आ गई होगी और अगर विस्तार से समझाऊं तो इंद्रायण एक जड़ी बूटी होती है, उसको आप पंसारी की दुकान से ले आएं और उसको पीस कर पानी के साथ बिल्कुल एकदम बारीक पेस्ट बना लें आप। और उस पेस्ट को थोड़ी सी कॉटन ले लें, रुई, और इतनी लंबी एक बत्ती बना लें, उंगली ही टाइप की। उस पेस्ट को आप उस बत्ती में पूरी तरीके से लेस लें, अच्छे से उसको आप पूरी तरीके से उसको लेप को उस रुई कॉटन में पूरी तरह से लपेट लें खूब उसको। और उस बत्ती को फिर आप गोल कर लें उंगली की तरह और इस पर आप घी या कोई तेल लगा लें ऊपर से और अपनी यूनी में भी चिकनाई के लिए तेल लगा लें। फिर इस बत्ती को उंगली के सहारे आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल गर्भाशय के मुंह पर ले जाएं और वहां ले जाकर इसको रख दें और फिर आराम करें, लेटे रहें, चला फिरी ना करें, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। और इस तरह आप रात को करके सो जाएं और अगर जरूरी समझें तो इसको सुबह निकाल दें, फिर दोबारा इसी तरह दूसरी बत्ती रख लें और उसको दिन भर लगी रहने दें। एहतियातन अगर आपको यूरिन पास करना है तो एहतियातन वो काम करें और सुबह का जो भी मल विसर्जन डेली का जो रूटीन होता है उससे फारिग होने के बाद आप दोबारा इस बत्ती को रख लें। दिन में कम से कम 4 घंटे का समय आप इसको रखने का दें और फिर इसी तरह फिर रात को चेंज कर लें, फिर दिन में चेंज कर लें। इसी तरह से आप इसको करते रहें। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया कि 2 4 6 दिन कंटिन्यू इसको करने से बहुत पुराना समस्या मासिक धर्म की, पीरियड की, अगर आपको है खुलकर ना आने की और इसमें बार बार अगर आपको तकलीफ होती है तो इस नुस्खे से और इससे पहले जो मैंने नुस्खा बताया, इन दोनों नुस्खों से आपकी ये समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अगला नुस्खा गर्भदाता गर्भदाता योग। अब ये नुस्खा क्यों, किस लिए? देखें, बहुत लोग ऐसे हैं आज के वक्त में
जिनको औलाद का मुंह देखना नसीब नहीं हो पा रहा है, चाहे स्त्री में मोटापे की वजह हो, मां से खुलकर आने की वजह हो, या अंडे ठीक से ना बनते हो, या गर्भाशय में कोई और कमी है किसी भी तरह की, और वो बच्चा जनने लायक वो महिला नहीं है, उनके लिए गर्भदाता योग ये नुस्खा कितना कीमती और कितना कामयाब ये नुस्खा आपके लिए है। पीपर, सौंठ, काली मिर्च और नागकेसर, इन सब को बराबर लेकर कूट छान लो। इसमें से 2 माह से चूर्ण 6 माह से गाय के घी में मिलाकर ऋतुकाल के पहले दिन से 16 दिन तक खाने से गर्भ रह जाता है। और ये तरीका के ऋतुकाल के 16 दिन तक खाने से गर्भ रह जाता है। ऋतुकाल के पहले दिन से 16 दिन तक खाने से, यानी कि जब आपको पीरियड आना शुरू हुआ तभी से आप इसका खाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और जो गर्भाशय के मुंह खोले रहने के जो 16 दिन होते हैं, उन 16 दिनों तक आपको इसका सेवन करना है और इन 16 दिनों में आपको गर्भ रह जाएगा। और जब गर्भ रह जाए तो उसके बाद फिर आप कुछ ताकत की दवाइयाँ खाएं, जैसे कि हमारे चैनल पे आपको नुस्खे मिल जाएंगे। इस तरह के आप नुस्खे उनका इस्तेमाल करें। जो नुस्खा वीर्य रोकने का काम करता है, वीर्य गाढ़ा करने का काम करता है, वो नुस्खा स्त्री के गर्भाशय और कैल्शियम बढ़ाने और ताकत देने के लिए भी काम करता है। तो आप वो नुस्खा इस्तेमाल कर दें जिससे गर्भाशय को ताकत मिलेगी। आपकी हड्डियां अगर कमज़ोर हैं, खून की कमी है, तो वो भी आपको इससे ज़रूरत पूरी हो जाएगी। क्योंकि गर्भ रह जाने के बाद गर्भाशय को पौष्टिकता की ज़रूरत होती है। ऐसे में इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ड्राई फ्रूट्स का। और इसीलिए गर्भवती स्त्रियों को ये कहा भी जाता है कि अच्छा आहार आप लें, घी, दूध, दही, छाछ, मांस, मछली, अंडा, दाल, अंकुरित अनाज, फल, ये सब चीज़ें उनके लिए खाने के लिए इसीलिए कहा जाता है, जिससे कि उनके लिए विटामिन, पौष्टिकता, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें उनको मिलती रहें, जिससे बच्चा स्वस्थ रहे और दुनिया पे जब आए तो हष्ट पुष्ट आए और आगे का वो अपना जीवन निरोगी व्यतीत करे। तो मैं समझता हूं कि बात आपने अच्छे से समझ ली होगी। चलिए मैं अब बात करता हूं अगले नुस्खे की। नाग केसर और सुपारी को बराबर बराबर लेकर पीस छान लो। इसमें से 2-3 माह से चूर्ण नित्य ऋतुकाल के 16 दिन तक जल के साथ खाने से अवश्य गर्भ रह जाता है। आप इस नुस्खे को भी इस्तेमाल करें और इससे भी आपको लाभ पूर्ण तरीके से हासिल होगा। क्योंकि कोई भी एक नुस्खा जरूरी नहीं है कि वो आप पर काम कर जाए। ये तो हम तबीबों का ही काम है कि आप पर कौन सा नुस्खा कामयाब बैठेगा और कौन कौन सी दवाइयाँ आपको देना है, तभी बात कामयाबी की तरफ पहुंचती है और आपको उसका पूरा लाभ भी मिलता है। लेकिन आप अगर चैनल के माध्यम से हमारे इलाज करते हैं तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें और इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चे का भी कोई चीज़ ऐसी इसमें नहीं है। सब जड़ी बूटियाँ जो भी हैं इसमें, नागकेसर और सुपारी, ये 2 ही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और ये बहुत ज़्यादा सुपारी, यही जो पान में रखकर जो पान वाले देते हैं सुपारी, और नागकेसर एक बूटी होती है
छोटे छोटे गोल गोल, वो दोनों को मिलाकर आप इसको इस्तेमाल करें और फायदा आपको मिलेगा, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल मिलेगा। गर्भवती स्त्री के लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा है। अगर गर्भवती स्त्री ढाक के एक पत्ते को दूध में पीसकर ऋतुकाल में पीती है तो पुत्र ही जनती है। ये बड़ा अच्छा नुस्खा है। देखें, गर्भवती स्त्री के लिए ये नुस्खा है। जिनको गर्भ रह गया और उसको ये अच्छे से खूब, लेडीज को ये महसूस हो गया और वो समझ गई कि हाँ मुझको गर्भ ठहर चुका है, उस स्त्री के लिए ये ढाक के पत्ते वाकई में पुत्र जीवक हैं। ये इनका वो अगर इस्तेमाल करती है तो यकीनन उसको पुत्र होगा। इसीलिए ये नुस्खा यहाँ लिखा गया है। अगर गर्भवती स्त्री ढाक के एक पत्ते को दूध में पीसकर ऋतु काल में पीती है तो पुत्र ही जनती है। ये बड़ा अच्छा नुस्खा है। पुत्र जीवक वृक्ष की जड़ दूध में पीसकर ऋतुकाल में पीने से गर्भ रहता है। पुत्र जीवक वृक्ष की जड़ यानी ढाक के पेड़ की जड़, क्योंकि इस पेड़ को पुत्र जीवक भी कहा जाता है। और इसी पेड़ के जो बीज होते हैं, ढाक का बीज जो होता है, उसका भी नुस्खा मैं आप लोगों को दे चुका हूं, बता चुका हूं, फिर बता देता हूं कि ढाक का बीज गर्भ धारण करने के लिए या पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैं समझता हूं कि आप विश्वास पूर्ण इसका सेवन करेंगे और इसका आप फायदा भी हासिल करेंगे। अब नुस्खा उन लोगों के लिए जिनको बच्चों की जरूरत पूरी हो चुकी है और वो बच्चा नहीं चाहते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको बच्चे की जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत के मुताबिक उनके पास बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ आधुनिक चीजों का प्रयोग करते हैं जिनके हानिकारक और घातक परिणाम होते हैं और देखने में साबित हुए हैं और आए हैं, जिनका प्रयोग बहुत खराब है। जैसे कॉन्डोम हुआ या दूसरे गर्भ निरोधक गोलियां हुई, इनके बहुत साइड इफेक्ट देखने में आए हैं। उन दवाओं से बचने के लिए और यहाँ पर जो मैं ये नुस्खा आपको बता रहा हूँ, गर्भ निरोध की दवा, ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन गर्भ नहीं रहेगा। आप निसंकोच संभोग का आनंद लेते रहेंगे और गर्भ ठहरने की टेंशन से भी आप दूर रहेंगे। हाथी की सूखी लीद 3 ग्राम शहद में मिलाकर 4 दिन खाने से गर्भ नहीं रहता है। अब भाई देखो, ये नुस्खा यहाँ किताब में लिखा है, आयुर्वेद की किताब है, बहुत पुराने नामचीन हकीम वैद्य हैं, उनका ये नुस्खा लिखा है, समझे ना। ये देख लें आप, ये यहाँ पर लिखा है, इसमें वही मैंने आपको बताया है, अपनी तरफ से नहीं बताया। अब जरूरी नहीं है कि हर कोई इसको इस्तेमाल करे, और इस्तेमाल करने की तो ये बात है कि गर्भ निरोध की दवा कौन सी चीज से बनी आपको तो पता नहीं होता है। और सूखी लीद की जहां बात है, अगर कोई इस नुस्खे को आपको बनाकर दे दे और आपको गर्भ ना रहे और आपको गर्भ ना रहने की समस्या जो रहती है, टेंशन रहती है, वो दूर हो जाए और आपको पता भी ना चले कि आपको दवा में क्या दिया गया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं, क्योंकि इलाज के मामले में शरई एतबार से भी ये इजाज़त है कि जान बचाने के लिए आप उन ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं दवा के तरीके से जान बचाने के लिए जो नाजायज और हराम हैं।
ठीक है। अब हालांकि मेरा यहाँ पर नुस्खा देने का काम है, इलाज के ताल्लुक से मेरा यहाँ पर बोलना रहता है, तो मैं हराम और हलाल की तरफ अपने तरीके से तो ख्याल रखता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये बातें ज़्यादा नहीं कर सकता। ये काम समझाने के लिए उलमा हमारे मौजूद हैं। ठीक है, तो फिर आइए अब मैं आपको अगला नुस्खा बताता हूँ। देखें, बहुत आज के वक्त में अभी भी ऐसे बहुत गांव इलाके ऐसे हैं मौजूद हमारे देश के अंदर कि जिनको बच्चा होने के समय में एकदम आनन फानन में अस्पताल तक नहीं ले जाना बन पाता है और बच्चा घर पे ही होता है। तो बच्चा घर पे करना है और सुख से उसकी पैदाइश हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, तो बच्चा सुख से होने के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। अगर बच्चा जनने वाली को भारी कष्ट हो तो थोड़ी सी सांप की कौंचली भी कौंचली की धुनी भी दे दो, सहज में बालक हो जाएगा, कुछ भी तकलीफ ना होगी। इतना अच्छा उपाय है। और बहुत हमारे भारत में ऐसे गांव देहात में जगहें मौजूद हैं जहां पर, जैसा कि मैंने बताया, कि घर पे ही बच्चा होता है और कई बार बड़ी उलझन हो जाती है, बच्चा होता नहीं है। और जो घर की बड़ी या मोहल्ले पड़ोस की या कोई दाई मोहल्ले पड़ोस की अगर मौजूद होती हैं बच्चा कराने के वक्त में, और तकलीफ होती है और नहीं हो पाता है, और ऐसे में ना ही उसके पास इतना पैसा है और ना ही वो इतनी जल्दी कहीं हॉस्पिटल लेके जा सकता है, तो ऐसी स्थिति के लिए ये उपाय बहुत अच्छा है। क्योंकि पुराने वक्त में ना हॉस्पिटल थे, ना इतनी सुविधाएं थीं। उस वक्त को देखते हुए जो ये आजमाया हुआ तरीका और उपाय उस वक्त का है जो यहाँ किताब में लिखा गया है, तो ये उपाय अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। कोई ऐसा इसमें वो नहीं है कि साहब नहीं ये नहीं कर सकते। बहुत लोग ऐसे हैं जो इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसको कर सकते हैं वो इसको करें और इससे फायदा हासिल करें। चलो मैं अब आपको और एक नुस्खा बताता हूं। पाड़ की जड़ को पीसकर योनि पर लेप करने से या योनि में रखने से बच्चा सुख से हो जाता है। ये एक जड़ी बूटी है। पाड़ पाड़ एक जड़ी बूटी होती है। इसको आप पीसकर योनि पर लेप कर दें, इससे भी बच्चा सुख से हो जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका उपाय है। हुल की जड़ डोरे में बांधकर हाथ में बांधने से शीघ्र ही बालक हो जाता है। परीक्षित है, ये उपाय परीक्षित है। हुल एक बूटी होती है और इसकी जड़ को आपको धागे में, सफेद कच्चे धागे में आपको बांधना है और बांध कर उसको आप हाथ में बांध दें। अब हाथ दायां या बायां कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी हाथ में बांध दें और जैसे ही बच्चा हो जाए सुख से तुरंत इस धागे को खोल दें। इसका ध्यान रखें क्योंकि ये एक तरीके का टोटका है और तरीका है, उपाय है, और उपाय से अपना काम होने के बाद उसको हटा देना चाहिए, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो बाद में हमको कोई और दिक्कत उठाना पड़ जाए। ठीक है, ये उपाय आप करें, इससे आपको लाभ होगा और अच्छा आपको इसको लाभ हासिल करेंगे। चलिए आइए अब बात करते हैं बाल रोगों की चिकित्सा। छोटे बच्चों के लिए कई बार खांसी, नजला, जुखाम, पेट में कीड़े, बार बार टॉयलेट आना, दिक्कत परेशानी बच्चों को होती है। कीड़े हो जाते हैं, मिट्टी खाते हैं और वो बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऐसे बच्चों के लिए
मैं आपको यहाँ पर जो नुस्खा दे रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा नुस्खा है। सबसे पहले आप कागड़ा सिंगी ले लें, नागरमोथा, छोटी पीपर और अतीस, इन चारों को बराबर बराबर लाकर पीस कूट छान लो। ये चूर्ण बालकों के लिए अमृत है। बालकों की अवस्था अनुसार यानी उम्र के अनुसार इसकी मात्रा बनाकर शहद में मिलाकर चाटने से बालकों के ज्वर यानी बुखार, खांसी, वमन या कै वमन यानी उल्टी कै करना निश्चय ही आराम हो जाते हैं। लाखों बालक इससे अच्छे हुए हैं। धीरज रखकर ये दवा देते रहें, बालकों के सब रोग आराम हो जाते हैं और आराम होंगे। जितनी तारीफ मैंने आपको इस नुस्खे की बताई, इसमें 100 के 100% सच्चाई है, क्योंकि जो दवा कागड़ा सिंगी, नागरमोथा, छोटी पीपर और अतीस जो ये चीजें हैं ना, ये बच्चों के देने लायक दवाएं हैं। स्वादिष्ट हैं, ना खट्टी, ना मीठी, ना चरपरी, ना तीखी, ना कैसी ही। पीपर थोड़ी चटपटी होती है, थोड़ी तीखी होती है, लेकिन इन दवाओं के साथ मिलकर इसका तीखापन जो है इसमें सम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बच्चे को तकलीफ नहीं होगी। इसके इस्तेमाल करने से जितने भी रोग हैं बच्चे के सब दूर हो जाएंगे। आप इधर उधर दिखाना, डॉक्टर के यहाँ जाना बिल्कुल भूल जाएंगे, बंद कर देंगे और बस इसको संयम रख के, धीरज रख के, इत्मीनान रखते हुए आप बच्चे को ये दवा खिलाते रहेंगे तो बच्चे के सारे रोग दूर हो जाएंगे। जब रोग सब दूर हो जाएंगे उसके, तो फिर वो बढ़ने भी लगेगा, उसकी लंबाई भी ग्रो करने लगेगी और बच्चा हष्ट पुष्ट बढ़वार पर आ जाएगा, वो बढ़ने लगेगा। ऐसे ही जो बच्चे बढ़वार के ताल्लुक से या बार बार बीमार होने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, उनके लिए 1 पाव बिना बुझा चूना 3 सेर जल में भिगो दो। 1 पाव बिना बुझा चूना 3 सेर जल में भिगो दो। चूना घुल जाएगा, उसके ऊपर जो पानी रहे उसे आप धीरे धीरे दूसरे बर्तन में नितार लें। इस नितरे हुए पानी को कुछ देर रखा रहने दें। बाद में फिर इसे नितार कर हरे रंग की बोतल में भर लें। इसे चूर्णोदय या चूने का पानी कहते हैं। ये बालक के लिए परमोपयोगी दवा है। जब माँ का दूध दूषित होता है तो बालक उसे पचा नहीं सकता। वो जो दूध पीता है उसे उल्टी करके निकाल देता है, वो कमजोर हो जाता है, उसे फटी हुई पतली बदबूदार टट्टी यानी पोटी आने लगती है। बालक दिन दिन कमजोर होता जाता है। उस हालत में बालक जितने महीने का हो उतनी ही बूंदें ये चूने का पानी दूध में मिलाकर सवेरे शाम उसे पिलाओ। 5-7 दिन ये देने से ही बालक की हालत में सुधार होगा। बराबर कुछ दिन इसके देने से बालक एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। यही चूने का पानी और अलसी का तेल बराबर बराबर लेकर आग से जले स्थान पर लगाने से बड़ा लाभ होता है, पर शरीर जलते ही तत्काल ये काम देता है, देर होने से नहीं। अजीर्ण या बदहजमी के दस्त और अम्लता से पैदा हुई वमन इस चूने के पानी के सेवन से आराम हो जाती है। ये पानी सदा घर में रहना चाहिए। बहुत कम वक्त में ये मैंने डिटेल आपको बता दी। और अगर आप चूने के ताल्लुक से गूगल पे सर्च करेंगे वीडियो और दूसरे लोगों की देखेंगे तो चूने के ही ताल्लुक से आपको बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन जितनी सच्चाई से मैंने आपको ये नुस्खा बताया है, जितनी ईमानदारी से और डिटेल में मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें
क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही सच्चे और हकीकी नुस्खे आपके फायदे के ताल्लुक से मिलते रहते हैं। तो इसके अलावा मैं अब बात करूं कुछ और नुस्खे। आइए चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। मस्तक शूलनाशक लटके, भाई ये क्या है मस्तक शूलनाशक लटके? और देखें, दर्द सिर में, किसी के पूरे सिर में दर्द है, किसी के आधा सिर में दर्द है, किसी को सुबह उठते दर्द है, किसी को शाम ढलते दर्द है। ये समस्याएं होती हैं लोगों को, और ये आपने भी देखा होगा। तो ऐसी स्थिति जिनको है, अब देखो डिटेल में जाएं, बहुत ज़्यादा लंबे से विस्तार में जाएं, तब तो ये है कि साहब दर्द क्यों होता है, किस लिए होता है, किस चीज़ की कमी से होता है, वो सब बातें अपनी जगह हैं, वो सब बातें अपनी जगह हैं। लेकिन अगर आपको सुबह उठते दर्द, सूरज निकलते दर्द, सूरज ढलते समय दर्द, या दोपहर में दर्द, दर्द की शिकायत आधा सिर में, पूरे सिर में, आगे हिस्से के दर्द, पीछे हिस्से का दर्द, अगर सिर में ये तकलीफें हैं तो आप मेरे नुस्खे फॉलो करें, नोट करें। वैदिक शास्त्र में सिर के दर्द 11 प्रकार के लिखे हैं। नंबर 1 वादी से, नंबर 2 गर्मी से, नंबर 3 कफ से, नंबर 4 त्रिदोष से, नंबर 5 खून से, नंबर 6 कीड़ों से, नंबर 6 क्षय से, नंबर 8 सूर्यावर्त, नंबर 9 अनंतवात, नंबर 10 आधा सीसी, और नंबर 11 शंखक। हम यहाँ सिर्फ वादी, गर्मी और सर्दी के सिर दर्दों के लक्षण लिखते हैं। जब वादी से सिर में दर्द होता है तब तथा अकस्मात दुखता है, और विशेषकर रात को दुखता है। बांधने और सेकने से आराम मालूम होता है। जब पित्त या गर्मी से सिर दर्द होता है तब सिर इस तरह चलने लगता है मानो आग पर तपाया गया है, और नाक में दाह होता है यानी जलन होती है। ऐसे मस्तक शूल में शीतल पदार्थों से चैन पड़ता है। बहुधा गर्मी का दर्द रात को शांत हो जाता है। जिसको कफ से सिर दर्द होता है उसका माथा छूने में ठंडा तथा बंधा हुआ सा मालूम होता है, तथा आंखों और मुंह पर सूजन आ जाती है। शेष प्रकार के मस्तक शूलों का वर्णन हमने चिकित्सा चंद्रोदय 7वें भाग में लिखा है। इनका 7वां भाग है वैद्य जी का, उसमें विस्तार से सिरदर्द के ताल्लुक से, सिर के रोगों के ताल्लुक से बहुत लंबा एक अध्याय लिखा है जो मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये डिटेल तो हो गई। ठीक है, अब नुस्खा। पेपरमिंट के फूल और कपूर दोनों बराबर बराबर लेकर सिर पर मलने से सिर दर्द तत्काल आराम हो जाता है। दूसरा नुस्खा, दालचीनी अथवा बादाम का तेल सिर पर मलने से सिर का दर्द आराम हो जाता है। नंबर 3, चंदन और कपूर पत्थर पर खूब महीन घिसकर सिर पर लगाने से सिर की गर्मी से पैदा हुआ सिर दर्द अवश्य आराम हो जाता है। चंदन, कपूर, पत्थर पर खूब महीन घिसकर। ठीक है। चौथा नुस्खा, जरा सा जायफल दूध में घिसकर लगाने से सर्दी और जुकाम का सिर दर्द निश्चय ही आराम हो जाता है। पांचवा नुस्खा, अगर गर्मी से सिर में दर्द हो तो गाय का ताजा घी सिर पर मलना चाहिए। नंबर 6, प्याज कूट कर सूंघने और चंदन कपूर पीस कर माथे पर लगाने से गर्मी का सिर दर्द फौरन आराम हो जाता है। नंबर 7, सोंठ को गाय के दूध में घिसकर माथे पर गाढ़ा गाढ़ा लेप करने से सिर का दर्द आराम हो जाता है। जिनको सर्दी कफ की वजह से सिर दर्द है उनके लिए, क्योंकि सोंठ गर्म गैस या गर्मी से सिर दर्द होने में काम नहीं करेगा। ये सर्दी की वजह से अगर आपको है, जुकाम की वजह से है, सिर में भारीपन है, कफ की वजह से, तो उसमें ये आपको काम 100% करेगा। नंबर 9, केसर और बादाम की गिरी
पीस कर सूंघने से सिर दर्द आराम होता है, देखा गया है। भाई जैसी बात है यहाँ लिख भी गई है कि देखा गया है, ना ही इनका आजमाया हुआ है, ना ही इसको मैंने आज तक आजमाया है, क्योंकि ये महंगी चीज है केसर और बादाम। अब इसको घिसकर कौन सूंघेगा। इसके सूंघने से हालांकि उन लोगों को फायदा जरूर हो जाएगा जिनको खुशबू अच्छी नहीं लगती, और खुशबू होने से उनको छींकें आती हैं, एलर्जी होती है, और इतनी मतलब उनको छींकें आने लगती हैं कि पानी बहने लगता है खुशबू से। उनको खुशबू बर्दाश्त नहीं होती है। इत्र हो, सेंट हो, परफ्यूम हो, ये इस तरह की जो खुशबू होती हैं इनको सूंघने से छींकें आती हैं, खुशबू अच्छी नहीं लगती है, उनका जी बिगड़ता है, उनके लिए ये 100% काम करेगा। मेरा बिल्कुल सटीक मानना है ये, जैसा कि मैं और अपनी सारी किताबों में अध्ययन और पढ़ाई कर चुका हूँ ना, उसके एतबार से जो मेरा दिल दिमाग जो कह रहा है वो ये चीज बिल्कुल सटीक है। वो लोग इस नुस्खे को बिल्कुल आजमाएं। केसर और बादाम की गिरी पीसकर सूंघने से सिर दर्द आराम होते देखा गया है। ये वो लोग इसको जरूर यूज करें, इस्तेमाल करें। ठीक है। नंबर 10, पीपल और सेंधा नमक पानी में घिसकर उसकी 2-4 बूंद नाक में डालने से सिर दर्द फौरन आराम हो जाता है। पीपल और सेंधा नमक पानी में घिसकर उसकी 2-4 बूंद नाक में डालने से, जी हाँ बिल्कुल, जिनकी नाक जाम है सर्दी जुकाम से, बहुत ज्यादा पक गई है और मवाद नहीं निकल रहा है, छींकें नहीं आ रही हैं, उनके लिए ये नुस्खा काम करेगा। नमक जो पीलापन नाक में है उसको पिघलाने का काम करेगा, और जो पीपल का असर है वो छींक लाने का काम करेगा। जैसे ही डाला जाएगा उसको दिमाग में, जब ये दवा धीरे धीरे असर करेगी और जब दिमाग में हलचल होगी तो एक तो जो कफ है जमा हुआ वो पिघलना शुरू होगा, और जैसे ही पिघलेगा वहां जगह बनेगी, तब छींक आने की कंडीशन बनेगी, और जब छींक आने की कंडीशन बनेगी और छींक आएगी तो ये मवाद भी बहना चालू हो जाएगा, निकल जाएगा, और सिर हल्का हो जाएगा, सिर का दर्द दूर हो जाएगा, सिर का भारीपन दूर हो जाएगा।